हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो विज्ञान विषय है। विज्ञान विषय से संबंधित एक श्रृंखला कंटिन्यू है जिसमें हम कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें। तो कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए एक 4000 प्रश्नों की श्रृंखला कंटिन्यू किया गया है, जिसके क्रम में आप जुड़ सकते हैं और आप कम समय में बहुत बेहतर तैयारी करने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा ही नहीं बल्कि अन्य कंपटीशन में भी आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि साइंस से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स को समाहित कर दिया गया है इन पेपर्स के माध्यम से। तो 2015 से लेकर के 2021-22 तक के पेपर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आधार बना करके उनसे ही रिलेटेड जितने अन्य प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज 2018 के पेपर का पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है इसे जानने के लिए आप पहले किलोवाट घंटा को समझिए कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 किलोवाट घंटा, अब देखिए किलो की जगह पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाट को रहने दीजिए और घंटा यानी 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 गुणे 60, तो 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से वाट बच गया है और यहाँ से सेकंड बच गया है। ठीक है, अब ये 36 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया। और वाट सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट सेकंड को जूल कहते हैं। ठीक है, वाट सेकंड को क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा जूल। अब वाट सेकंड को जूल क्यों कहते हैं? क्योंकि P = W/T होता है। इसका मतलब शक्ति अथवा सामर्थ्य। P का मतलब पावर है, पावर मतलब शक्ति, शक्ति अथवा सामर्थ्य = व्यय ऊर्जा बटे समय। ठीक है, और शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है और व्यय ऊर्जा मतलब व्यय ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से अगर हम जूल निकालना चाहें तो जूल = क्या हो जाएगा? जूल बराबर क्या हो जाएगा? वाट सेकंड, वाट सेकंड। तो जूल = क्या आ रहा है? वाट सेकंड आ रहा है। यानी कि वाट सेकंड की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? वाट सेकंड, W से वाट और S से सेकंड, तो वाट सेकंड की जगह पर हम जूल रख सकते हैं। तो इसके पीछे की गणित या इसके पीछे का जो विज्ञान था वो ये है कि वाट सेकंड को हम जूल क्यों लिखें। और जूल किसका मात्रक होता है? जूल व्यय ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहाँ पे 36 के बाद 5 0 लगा दिया गया। इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिखा जाए मानक रूप में तो 3.6। अब यहाँ दशमलव लग गया तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 10 की घात 6 जूल। ध्यान से देखें, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 की घात 6 जूल होता है और जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। इसलिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। देखिए कितना आसान है और इसके पीछे ये सारी गणित है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। और हम आपको इसमें एक एडिशनल चीज़ ये बता दें कि 1 किलोवाट घंटा को ही हम एक यूनिट कहते हैं। यूनिट जो हम लोगों के घरों में बिजली का मीटर जो बताता है वो यूनिट बताता है, वो एक्चुअल में यूनिट क्या बताता है? किलोवाट घंटा बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, 1000 वाट की विद्युत ऊर्जा अगर पूरे घर के परिपथ में 1 घंटे तक प्रवाहित हो तो वह 1 यूनिट के बराबर हो जाएगी। यानी 1000 वाट 1 घंटे तक जला दिया जाए तो 1 यूनिट के बराबर ऊर्जा हो जाएगी। तो 1 किलोवाट घंटा, इसी को 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है, और सुनिए, 1 यूनिट में 3.6 × 10 की घात 6 जूल होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। कंपटीशन में ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे सकता है कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 की घात x। देखिए 1 यूनिट बराबर यहाँ पे क्या कर देगा? कह देगा x है और x का मान बताइए। तो आप ऐसे में तुरंत फंस जाएंगे और अगर आपको ये पता रहे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा 1 यूनिट को अगर हम जूल में बदलेंगे तो 10 की घात तो 6 आया था। इसका मतलब यहाँ पे 10 की घात क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए।
ठीक है ना। तो 1 यूनिट 3.6 × 10⁶, तो x का मान 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप सोचिए क्वेश्चन 1 पूछा हुआ था और हम लोगों ने कितनी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, शक्ति अथवा सामर्थ्य को भी डिस्कस कर लिया। शक्ति अथवा सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, ठीक है, और वाट सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए। अब वाट से एक चीज़ और कि एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है, एक अश्वशक्ति हार्स पावर, इसको कहते हैं हार्स पावर, HP, 1 HP। आप देखते होंगे लिखा रहता है, जो मोटर हम लोग लेने जाते हैं, मोटर जनरली मार्केट में तो 1 HP का है या आधा हार्स पावर का है, तो उसको जनरली हार्स पावर कहते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत उच्चारण कर देते हैं। तो इस तरह से आपको आज के बाद गलती नहीं करना है। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हार्स पावर होता है। 1 HP मतलब हार्स, हार्स माने अश्व होता है, अश्व यानी घोड़े वाला, घोड़ा, अश्व शक्ति पावर। तो 1 हार्स पावर, तो 1 हार्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होता है। यानी 1 हार्स पावर का अगर कोई मोटर 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय, यानी कि 746 वाट का होता ही है, 1 घंटे से थोड़ा और ज़्यादा चल जाए तो 1 यूनिट बिजली खर्च कर देगा वो। अगर यह 1000 के इक्वल होता तब वह 1 घंटे चलता तो एक यूनिट बिजली आ जाती, लेकिन 746 ही है, थोड़ा कम है, तो इसलिए थोड़ा देर तक चलेगा और थोड़ा ज़्यादा चलेगा, तो वो 1 यूनिट के बराबर 1 घंटे या सवा घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्च कर देता है, अगर मोटर लगातार 1 घंटा चल गया है तो इसे हम दैनिक जीवन से या अपने परिवेश से जोड़ करके जब सीखेंगे तो बहुत बेहतर सीखेंगे। तो 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होता है। कई सारे कंपटीशन में, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हम इसको भी डिस्कस कर दिए। तो देखिए एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग कितने क्वेश्चन इसको जूल में कन्वर्ट किए। इसे यूनिट कहते हैं, वाट सेकेंड को जूल कहते हैं, और 1 हार्स पावर को 746 वाट कहते हैं। तो इस तरह से 5-6 प्रश्न जो है इससे संबंधित जुड़े हुए हैं, और इन्हीं प्रश्नों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनाया जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करके एग्ज़ाम को दीजिए। सिर्फ पेपर को सॉल्व भर मत करिए, उससे जुड़े जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों को भी खोजने का प्रयास करिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन तथ्यों को मैं खुद जुटा करके आपको दे रहा हूं। आपको बस केवल पेपर पेन उठाना है और इन सारी बातों को नोट डाउन कर लेना है और उसे तैयार कर लेना है। जब आप खुद नोट्स बना लेंगे इस तरह का, तब आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर करेंगे, क्योंकि आप अपने नोट्स से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप आसानी से एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बना करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अदिश राशियाँ क्या हैं। तो हम आपको बता दें, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो दिए हुए विकल्प में जो कार्य है वो अदिश राशि है। दिए हुए विकल्प में कार्य क्या है, अदिश राशि है। एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि अदिश राशियाँ या सदिश राशियाँ का पहचानने का। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसे परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और ऐसी राशियाँ जिसमें व या ब शब्द जुड़े हों वो प्रायः सदिश होती हैं। हमेशा सदिश नहीं होंगी, प्रायः सदिश होंगी। जैसे बल, विस्थापन, ठीक है, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल आघूर्ण। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे भौतिक राशियां, ये सब के सब सदिश हैं। ठीक है, तो सदिश पहचानना कितना आसान हो गया। व या ब आ जाए तो कह दीजिए कि सदिश है। हमेशा ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। जो मूल राशियां हैं, आप मूल राशियों को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं। हम आपको तेजी से बता देते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। इनके मात्रक क्या हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। तो इस तरह से जो है आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और ये भौतिक राशियाँ जो मूल राशियाँ हैं वो हमेशा अदिश होती हैं। तो ये अदिश किस, इसमें से कुछ आ जाए तो कहिए अदिश हैं।
और इस तरह की जिसमें व या ब आ जाए उसको कहिए सदिश है, ठीक है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आवेश आ जाए, आवेश कैसी राशि है, तो आवेश अदिश राशि है। अदिश राशियों को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। आवेश क्या होता है, ध्यान से देखिए, आवेश होता है Q और Q बराबर होता है IT, मतलब विद्युत धारा गुणे समय। I माने विद्युत धारा हो गया और T माने समय हो गया, Q बराबर IT। तो विद्युत धारा अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है, तो अदिश गुणे अदिश, तो हमेशा ये क्या होगा, अदिश ही तो होगा। तो आवेश यहाँ पे देखिए वह लगा है, लेकिन ये कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। और आवेश Q बराबर होता है IT। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये तो समझिए कि NMMS एग्जाम का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। हर साल इससे एक क्वेश्चन दे देता है कि कितने कूलाम का आवेश बहेगा, विद्युत धारा दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, कहेगा कितने कूलाम का आवेश बहेगा, या फिर समय दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा, कहेगा कि कितनी एम्पियर की धारा बह रही है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हमारे समझ से कि आप जो है कभी भी अदिश और सदिश राशियों में गलती नहीं करेंगे। कितना आसान है इसे समझना, बस केवल आपको ध्यान से वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहना है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो गया। जूल किसका मात्रक है, जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, इसको जानने के लिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कई बार पूछा हुआ है। तो हर साल ये क्वेश्चन दे रहा है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। जो सघन माध्यम होता है, अपेक्षाकृत जो माध्यम सघन होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे अगर हम बात करें कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम लिख दे रहे हैं, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको भी आप याद रखिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब आप बताइए सघन कौन है, कांच की वायु। तो ऑब्वियसली कांच के अणु जो है पास पास हैं, वो सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो सघन माध्यम में देखिए चाल घट गई, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया। हीरे में प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो वह 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, × 10⁸ आ जाएगा, यानी कि हीरे में प्रकाश की चाल और कम हो गई, यानी कि हीरा कांच की तुलना में ज़्यादा सघन है। इस वजह से हीरे में प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी, और प्रकाश की चाल कम हो जाएगी और उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है हीरे में, इस वजह से भी हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। कांच कहीं से अगर टूट जाता है तो वो ज़्यादा चमकता है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण शाइनिंग उसमें आ जाती है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, दूसरे माध्यम में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो हीरे के केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर आपसे कोई कहे हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और अगर कांच का जो कांच है अगर वो टूट जाता है तो उसमें शाइनिंग क्यों आती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका क्यों होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसको आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में अलग से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन NMMS एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने बताया। अब हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है या किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो जो सघन माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कम होती जाती है। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या है, कैरोसिन तेल, वायु, जल, कांच। तो कैरोसिन तेल क्या है, कैरोसिन तेल ये इसका जो ये लिक्विड मीडियम है यानी कि द्रव है, जल ये भी द्रव है, वायु ये हवा है, यानी कि इसमें जो है इसके कंपैरिजन में कांच जो है ये ज़्यादा सघन है। दिए हुए विकल्प में सबसे ज़्यादा सघन, सघन का मतलब जिसके अणु ज़्यादा पास पास होते हैं, तो सबसे ज़्यादा सघन क्या है, कांच है। तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। तो दिए हुए विकल्प में
किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो कांच में क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। बहुत ही आसान है, इसे आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, कांच में प्रकाश की चाल कम है। अगर इसी ऑप्शन में हीरा दे दिया होता तब तो हीरे में प्रकाश की चाल और कम हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो हम आपको बता दें, तरंगे जो हैं, ध्यान से देखिए, इसको एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना लीजिए। तरंग जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें माध्यम के कण जो है वो लंबवत जो है कंपन करते हैं, और इसमें अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण समांतर कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें, जैसे स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग को ऐसे लीजिए और ऐसे मूव कराइए तो वो क्या होगा, एकदम पैरेलल उसके जो भी कण होंगे वो समांतर कंपन करेंगे, और इसमें लंबवत कंपन करेंगे। ये कहाँ पे उत्पन्न होती है? ये जल के सतह पर उत्पन्न होती है, जल के अंदर नहीं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जल के सतह पर, यानी कि तालाब में अगर हम एक कंकड़ फेंक दें तो आप देखते हैं इसे राउंड राउंड बन जाता है बहुत सारा, और वो कहाँ तक जाता है? किनारे तक जाता है। वही तरंग है, वही वेव्स है, ठीक है। और वो ऊपर जो है पानी ऐसे ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ का जस्ट जैसे जहाँ पे पत्थर पड़ा है वहाँ तेजी से वहाँ से ऊर्जा जो है ट्रांसफर होती है, तो जस्ट पानी ऊपर जाता है और वो पानी तुरंत वहीं नीचे जाता है, यानी लंबवत कंपन होता है। फिर वो ऊर्जा नेक्स्ट आगे ट्रांसफर कर देता है, ठीक। फिर अगला पानी ऊपर जाएगा, फिर वो ऊर्जा जैसे नीचे आएगा आगे ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से ऐसे गोल गोल आकृतियाँ जो बन जाती हैं उसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ये द्रव के ऊपरी भाग पर होती हैं, ऊपरी सतह पर होती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, यानी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रकार में आती हैं। अब ध्वनि तरंगों में कौन कौन सी तरंगे हो सकती हैं? जैसे श्रव्य तरंगे, ठीक है। श्रव्य तरंगों से पहले हम आपको बता दें अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे। तो अपश्रव्य तरंगों की जो तरंग परिसर है वो 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होती है। माइनस कर दिए, अपश्रव्य तरंगों का तरंग परिसर जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब हम अगर बात करें श्रव्य तरंगों की, श्रव्य तरंगे, तो श्रव्य तरंगे जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। इनका तरंग परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो श्रव्य तरंगों का जो तरंग परिसर होता है वो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 कहिए या 20 किलो हर्ट्ज कहिए, HZ माने हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। यानी कि हम कौन सी तरंगों को सुन सकते हैं? ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और 20 किलो हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें हम सुन सकते हैं। अब इसके बाद है पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति परिसर होती है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो 20 हर्ट्ज से प्लस अगर रहेगा तो पराश्रव्य तरंगे, 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो अपश्रव्य तरंगे, और 20 हर्ट्ज और से 20 किलो हर्ट्ज के, सॉरी ये 20 किलो हर्ट्ज कर लीजिए, 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तो पराश्रव्य तरंगे, और 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो अपश्रव्य तरंगे। और श्रव्य तरंगे क्या होंगी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में श्रव्य तरंगे होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं। तो इस तरह से इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत कंपन करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? वो माध्य स्थिति के समांतर यानी कि पैरेलल कंपन करती हैं,
और अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगें क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति परिसर जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? वे तरंगें जिनकी आवृत्ति परिसर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कहीं कोई संदेश भेजना होता है, दूर तक का सिग्नल देने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग इस समय बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बना दिए जाते हैं, यानी जो इस समय बिल्कुल ट्रेंड में रहता है वहाँ उस टॉपिक से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इसलिए इनके तरंगदैर्घ्य परिसर को आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट क्या है? समान द्रव्यमान के दो वस्तुओं के वेग का अनुपात 2 संबंधे 1 है, तो उनके संवेग का क्या अनुपात होगा? खूब ध्यान से देखें। पहले तो हम ये जाने संवेग होता क्या है, तब तो हम उनका अनुपात निकाल पाएंगे। संवेग क्या होता है इसको जानने के लिए आप देखिए, संवेग जो होता है, संवेग P होता है, P इज इक्वल टू mv, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब ये कह रहा है कि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेग का अनुपात 2 संबंधे 1 है, यानी कि संवेग को अगर हम P लिखें, P1 कर दें, चूंकि समान द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान v1 मान लेते हैं। और एक दूसरी वस्तु है जिसका संवेग जो है, समान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं हैं, तो दूसरी वस्तु का संवेग P2 है और उसके वेग का अनुपात 1 है। यहाँ पे देखिए v1, तो ये हो जाएगा m v2। आप भाग दे दीजिए, तो चूंकि समान द्रव्यमान है तो P1 बटे P2, तो m v1 बटे m v2, तो यम से यम कट जाएगा। P1 संबंधे P2 बराबर क्या हो जाएगा? v1 संबंधे v2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो वेग का अनुपात है वो 2 संबंधे 1 है, तो वेग का अनुपात क्या है? 2 संबंधे 1, यानी वही अनुपात क्या होगा? दोनों वस्तुओं के संवेग का होगा, जो वेग का अनुपात होता है। कितना आसान है ये इसको समझना। जो अनुपात वेग का है वही अनुपात किसका होगा? संवेग का भी होगा, क्योंकि संवेग और वेग एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अनुक्रमानुपाती हैं। इस वजह से वेग और संवेग दोनों का रेशियो हमेशा सेम होता है। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में पूछे कि वेग का अनुपात 3 संबंधे 4 है, तो संवेग का अनुपात क्या होगा? तो संवेग का अनुपात भी 3 संबंधे 4 हो जाएगा। उसमें कहीं कोई अंतर आपको नहीं करना है, क्योंकि वेग और संवेग एक दूसरे के कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि समानुपाती हैं, यानी कि अनुक्रमानुपाती हैं। जैसे एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। इस वजह से अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखा दिया हूँ कि इसमें संवेग और वेग का अनुपात हमेशा समान रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आज के बाद अगर कभी भी NMMS एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम, जो भी कंपटीशन में आप भविष्य में या आजीवन कभी भी बैठें, तो इस तरह का प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये प्रकाश किरण है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर ये सघन से विरल में जाए तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये होता है अपवर्तन का नियम। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या होती है? घट जाती है, और अगर सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। तो इसका मतलब चाल तो घटती बढ़ती है। अभी हम इसके पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि प्रकाश की चाल प्रभावित हो जाती है, सघन माध्यम में चाल कम हो जाती है और विरल माध्यम में चाल ज़्यादा हो जाती है। जैसे वायु में चाल क्या था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, वहीं कांच में प्रकाश की चाल कितनी थी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। तो कांच में प्रकाश की चाल कम हो गई थी चूँकि सघन माध्यम था, तो चाल तो बदल जाती है। अब अगर चाल बदल जाती है तो तरंगदैर्घ्य परिसर भी बदल जाएगा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर, यानी कि उसका जो तरंगदैर्घ्य परिसर है वो भी बदल जाएगा। अभी चूंकि चाल बदल गई तो तरंगदैर्घ्य परिसर बदल गया, ठीक।
लेकिन बदलता क्या नहीं है, बदलता आवृत्ति नहीं है। तो प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, चाहे वो 10 माध्यम में क्यों न जाए, तो उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो नहीं बदलती है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इस वजह से आप इसे अच्छे से तैयार करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो इस समय है, और इन वीडियोज़ को अगर आप मिस कर देंगे, नहीं देखेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में आप ज़रूर बेहतर नहीं कर पाएंगे। और इन वीडियो को देख करके एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो अन्य बच्चों से आप ज़रूर बेहतर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। किसी चालक तार में 20 कूलाम का आवेश 5 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा है। अभी अभी मैं इस क्वेश्चन का भी चर्चा कर ही रहा था और एक क्वेश्चन आ भी गया। कह रहा कि 5 कूलाम का आवेश कब तक, किसी चालक में 20 कूलाम का आवेश 5 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा है। तो 20 कूलाम का आवेश, तो यहाँ पे Q बराबर क्या है, 20 कूलाम है, और समय T बराबर कितना है, 5 सेकेंड है। तो 5 सेकेंड तक प्रवाहित किया जा रहा है। तो कह रहा है विद्युत धारा I का मान बताइए, I = 8। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT होता है, और I हमें निकालना है, तो I को यही रहने दीजिए, T से भाग दे दीजिए, Q/T = I। ठीक, अब Q का मान कितना है, 20 है, और समय का मान कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा I को पहले लिख लीजिए, 5 × 20, I को पहले लिख लीजिए, 4 को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, तो I = 4 एम्पियर। तो इस तरह से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए कितना आसान है, बस हमें ये पता रहे Q बराबर IT होता है, ये फार्मूला होता है, Q = IT। और इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं Q = IT पर। आप देखिए लगभग 2-3 साल, ये तीसरे साल का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक 2015 का हो चुका है, 2016 का हो चुका है, 2017 का हो चुका है, ये 2018 का पेपर चल रहा है, यानी कि चौथे साल का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चौथे साल के पेपर में तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब लगभग हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, और Q बराबर IT पर आ रहा है, केवल गुणा करना है, भाग देना है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस पर एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो खूब ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण से संबंधित जितनी इंफॉर्मेशन है, कम समय में आप बहुत बेहतर अवतल दर्पण के बारे में जानने वाले हैं। अब आप इसको ध्यान से देखें, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो ऐसे समझिए, यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति है। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और इसका उल्टा भी। ऐसे समझिए, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और फोकस को हमेशा अनंत से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फोकस को किससे रिप्लेस करते हैं, अनंत से, और अनंत को रिप्लेस करेंगे फोकस से। अभी अवतल दर्पण की जितनी स्थितियां हैं आप बस 1 मिनट के अंदर आप बना लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम हॉल में सही करके आएंगे। दूसरा ये होता है कि अगर कोई वस्तु, हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे अनंत कर दे रहे हैं और यहाँ पे फोकस कर दे रहे हैं। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, ध्यान से देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप ध्यान से देखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब जो है, अनंत को किससे रिप्लेस करेंगे, फोकस से रिप्लेस करेंगे। तो फोकस और वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से ही रिप्लेस करते हैं, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र को किससे रिप्लेस करते हैं, वक्रता केंद्र से ही करते हैं, तो वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिए, वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से रिप्लेस करते हैं और फोकस को किससे रिप्लेस करते हैं, इनफाइनाइट से, यानी कि अनंत से। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और
अनंत के बीच में बनेगा। और अगर कोई वस्तु फोकस पर है, अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान से देखिए, अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। तो इस तरह से ये 5 स्थितियां मैंने डिस्कस कर दिया और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब इसमें एक स्थिति आती है छठवीं स्थिति, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है, उसको भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। छठवीं स्थिति, छठवीं स्थिति में क्या होता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी कि पोल के बीच में आ जाए तो क्या करते हैं? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाए, ऐसी स्थिति में आप ध्यान से देखिए, इसका नेचर बदल जाता है। अवतल दर्पण में यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनने लगता है? आभासी बनता है, ठीक है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये इसका नेचर हो गया कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और वस्तु के ही तरफ बनेगा। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा। अब इन 5 केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इन 5 केस में कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। यहाँ अत्यंत छोटा, यहाँ छोटा, यहाँ बराबर, यहाँ बड़ा और अत्यंत बड़ा, यानी कि अत्यंत छोटा और इस स्थिति में छोटा, इस स्थिति में बराबर, इस स्थिति में बड़ा और इस स्थिति में अत्यंत बड़ा। यानी कि जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और अत्यंत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। एक ही स्थिति में आभासी बनता है, वो है छठवीं स्थिति। तो अवतल दर्पण की सारी स्थिति को मैं बस मात्र 2 मिनट के अंदर आपको समझा दिया। ये चीज़ आप अपने पेपर कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसे बना पाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कितना आसान है। कभी कभी पूछता है अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस को अनंत से रिप्लेस कर दीजिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। छठवीं स्थिति क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच में, तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा तो एक स्थिति आपको याद रखना है, ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। हम सैलून में बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण और हमारे बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाती है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, थोड़ा सा बड़ा बनता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो छठवीं स्थिति का केस बन जाता है और सीधा बनता है। तो आप यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि आप जब सैलून पे जाते हैं वहाँ जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है और वो आप कहाँ बैठते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में बैठते हैं। इस वजह से आपका बिल्कुल स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। तो कोरिलेट करके याद करेंगे तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। किस रंग के प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो हम आपको बता दें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और यही बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आसमान जो है नीला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों में सबसे ज़्यादा बिखराव किस में होगा, बैगनी और नीले रंग के प्रकाश में। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। लेकिन प्रोटॉन की का जो अवधारणा थी या जो नाम था वो रदरफोर्ड ने ही दिया था, लेकिन उसकी खोज और पहले ही हो चुकी थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने नहीं किया था, लेकिन प्रोटॉन
धनावेशित यानी कि H प्लस आयन को सबसे पहले उन्होंने ही देखा था गोल्डस्टीन ने। तो इस वजह से एनसीईआरटी जो है प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन को मानती है, लेकिन एक्चुअल में प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन हो जाता है, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप सतर्क रहिएगा। आंसर आपको रदरफोर्ड पे लगाना है। अगर रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दोनों हैं तो रदरफोर्ड पे आंसर लगाएंगे, और अगर रदरफोर्ड है गोल्डस्टीन नहीं है तो रदरफोर्ड पे ऑब्वियसली लगाएंगे। रदरफोर्ड नहीं है तो फिर आप गोल्डस्टीन पे लगा दीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि इस तरह का जितने भी हमारे नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले और आसानी से प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।